क्या आप जानते हैं कि हर साल सरकार आपके टैक्स के पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में खर्च कर देती है। बजट के बड़े बड़े आंकड़ों और भारी भरकम शब्दों के पीछे छिपी ऐसी ही चौंकाने वाली सच्चाइयों को आज हम समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। हर साल 1 फरवरी को बजट आता है और हम सबके जहन में एक ही सवाल गूंजता है, मिडिल क्लास को क्या मिला? और अक्सर जवाब में हाथ लगती है निराशा। ऐसा लगता है जैसे हमारी उम्मीदें एक बार फिर अधूरी रह गईं। पर क्या बस यही है पूरी कहानी, या फिर इन जटिल आंकड़ों के पीछे हमारे देश के भविष्य का कोई बड़ा नक्शा छिपा है? एक ऐसा नक्शा जिसे समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम बजट की इसी पहेली को परत दर परत खोलेंगे। हमारा सफर इन 6 पड़ावों से गुजरेगा और अंत तक आप न सिर्फ बजट को बेहतर तरीके से समझेंगे, बल्कि सही और जरूरी सवाल पूछने के लिए भी तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव और इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, बजट सिर्फ नंबरों का एक जाल नहीं है। असल में ये एक ऐसा दस्तावेज है जो 3 सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवालों का जवाब देता है। वो सवाल जो हमारे देश की दिशा तय करते हैं। तो वो 3 सवाल क्या हैं? पहला, सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? दूसरा, वो इस पैसे को खर्च कहाँ करेगी? और तीसरा, सबसे जरूरी, देश की तरक्की के लिए सरकार का विजन क्या है, उसका नजरिया क्या है? इन तीनों को समझना ही एक जागरूक नागरिक होने की तरफ पहला कदम है। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देता हूं, जिससे बजट का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम साफ हो जाएगा। जरा कल्पना कीजिए कि हमारा पूरा देश एक बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। अब इस परिवार में जो कमाने वाले लोग हैं, मतलब हम और आप, वो अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे हम टैक्स कहते हैं, घर के मुखिया यानी सरकार को देते हैं। और फिर घर का मुखिया उस जमा हुए पैसे से पूरे परिवार की जरूरतें पूरी करता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, बड़ों का इलाज, घर की सुरक्षा। बिल्कुल, देश का बजट भी इसी तरह काम करता है। अब जैसे एक परिवार का बजट होता है, वैसे ही देश के बजट भी 3 तरह के हो सकते हैं। पहला होता है सरप्लस बजट, मतलब आमदनी ज्यादा और खर्चे कम। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहां सरकार का मकसद पैसा बचाना नहीं, बल्कि देश के विकास पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना होता है। दूसरा है बैलेंस्ड बजट, यानी जितनी आमदनी उतना ही खर्चा, बिल्कुल बराबर। ये भी सुनने में काफी अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की जरूरतें तो कभी भी बढ़ सकती हैं। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी, जो भारत की असलियत है, डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे खर्चे हमारी कमाई से कहीं ज्यादा हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें देश में सड़कें बनानी है, अस्पताल बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा भी करनी है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो ये बात और साफ हो जाती है। पिछले साल सरकार की कुल कमाई थी करीब 35 लाख करोड़ रुपए, लेकिन कुल खर्चा कितना हुआ? 50 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मतलब सीधा सीधा 15 लाख करोड़ रुपए का घाटा। तो आप सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो 15 लाख करोड़ रुपए का इतना बड़ा गैप है, ये भरता कैसे है? सरकार ये पैसा लाती कहां से है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, उधार। जी हां, सरकार को ये कमी पूरी करने के लिए देश और दुनिया से कर्ज लेना पड़ता है, और यही सारा कर्ज मिलकर बन जाता है हमारा नेशनल डेट, यानी राष्ट्रीय ऋण। तो अब जब हम बजट के बेसिक्स समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी दस्तावेज आखिर बनता कैसे है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि महीनों तक चलने वाली एक बहुत ही सीक्रेट प्रक्रिया है। इसकी शुरुआत होती है सितंबर में, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री सभी मंत्रालयों को एक सर्कुलर भेजती है, पूछती है कि भाई अगले साल आपको कितना पैसा चाहिए। फिर महीनों तक मोल भाव चलता है, मीटिंग्स होती हैं, और दिसंबर तक सब अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स जमा कर देते हैं। जनवरी में जब सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब होती है एक बड़ी दिलचस्प रस्म, हलवा सेरेमनी। हलवा बनने के बाद बजट बनाने वाली पूरी टीम को नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में एक तरह से लॉक कर दिया जाता है, दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ, ताकि बजट की कोई भी जानकारी लीक ना हो। और फिर 1 फरवरी को वित्त मंत्री इसे संसद में पेश करते हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, पैसे का हिसाब, यानी रुपया आता कहां से है और जाता कहां है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है सरकार की कमाई को 1 रुपया मान लेना। तो अगर सरकार 1 रुपया कमाती है, तो उसमें से 21 पैसे आते हैं इनकम टैक्स से,
18 पैसे आते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के टैक्स यानी कॉरपोरेशन टैक्स से और 18 पैसे जीएसटी से। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस 1 रुपए में जो सबसे बड़ा हिस्सा है 24 पैसे, वो कमाई नहीं बल्कि उधार है, कर्ज है। इस साल का आंकड़ा देखें तो सरकार को अपने खर्चे पूरे करने के लिए लगभग 17 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज लेना पड़ेगा। सोचिए जरा, ये रकम कितनी बड़ी है। ये हमारी आर्थिक स्थिति की एक गंभीर तस्वीर दिखाती है। तो कमाई की बात तो हो गई। अब सवाल यह है कि यह सारा पैसा आखिर जाता कहाँ है? सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? तो देखिए, सबसे बड़े खर्चों में से एक है हमारे देश की सुरक्षा। डिफेंस पर लगभग 7,84,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद नंबर आता है सड़कों और हाईवे का, जिस पर करीब 3,09,000 करोड़, और फिर रेलवे के विकास पर 2,81,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सबसे भी ज्यादा पैसा किस एक मंत्रालय को जाता है? जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। सबसे ज्यादा पैसा करीब 20 लाख करोड़ रुपए खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री को मिलता है। पर क्यों? इसकी सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक वजह यह है कि इस भारी भरकम रकम में से 14 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जिससे ना तो कोई सड़क बनती है, ना स्कूल, ना अस्पताल। ये सिर्फ पुराने उधार का ब्याज है। इनके अलावा गृह मंत्रालय को देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ग्रामीण विकास, कृषि और शिक्षा जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए भी पैसा दिया गया है। लेकिन यहीं पर सरकार की प्राथमिकताओं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है हमारा गौरव इसरो, जो दुनिया में देश का नाम रोशन कर रहा है, उसे मिले हैं सिर्फ 13,000 करोड़। और दूसरी तरफ है लगातार घाटे में चल रहा हमारा डाक विभाग, जिसे मिले हैं इससे दोगुने से भी ज्यादा 27,000 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि क्या ये प्राथमिकताएं सही हैं? चलिए, अब आज के खर्चों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बजट में हमारे कल के लिए यानी भविष्य के लिए क्या सोचा गया है। इस बजट में भविष्य पर भी ध्यान दिया गया है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मॉडर्न बनाने की बात है, दक्षिण भारत में कीमती खनिजों के लिए एक स्पेशल रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर बनाने का प्लान है, और देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान हुआ है। टूरिज्म को भी बड़ा बूस्ट देने की तैयारी है। भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना, IIM जैसे बड़े संस्थानों के साथ मिलकर 10,000 टूरिस्ट गाइड तैयार करना और ट्रैकिंग और बुद्धिस्ट सर्किट जैसे खास रास्ते डेवलप करना, ये सब प्लान का हिस्सा है। और एक बहुत ही ज़रूरी और अच्छा कदम है मेंटल हेल्थ को लेकर। बेंगलुरु के मशहूर निमंस की तर्ज पर अब उत्तर भारत में भी एक नया नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। तो अब तक हमने ये देखा कि बजट में क्या क्या है, लेकिन अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सवाल जो अक्सर पूछे नहीं जाते। देखिए, सरकार के खर्चों की क्वालिटी को समझने के लिए 2 शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है: कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत खर्च वो होता है जिससे देश के लिए कोई लॉन्ग टर्म एसेट बनता है, कोई संपत्ति बनती है, जैसे नया हाईवे, नया अस्पताल या कोई फैक्ट्री। दूसरी तरफ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च। ये वो पैसा है जो सिस्टम को बस चलाने में खर्च हो जाता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन या सब्सिडी। इससे कोई नई संपत्ति नहीं बनती। तो चलिए, आपकी समझ को टेस्ट करते हैं। क्या आप इन दोनों में फर्क कर सकते हैं? आपकी स्क्रीन पर सरकार के कुछ खर्च दिख रहे हैं। जरा 1 सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, इनमें से कौन सा कैपिटल है और कौन सा रेवेन्यू। तो सही जवाब ये रहे: राफेल जेट, पावर प्लांट, एम्स अस्पताल, रेलवे सिग्नल, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। क्यों? क्योंकि ये देश की ताकत या संपत्ति को बढ़ा रहे हैं। वहीं स्कॉलरशिप, सैलरी और सब्सिडी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। ये जरूरी हैं, पर इनसे कोई नया एसेट नहीं बनता। अब आते हैं कुछ बड़े सवालों पर। बजट से ठीक पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पूरा कच्चा चिट्ठा होता है। उसमें गिरते रुपए जैसी कई बड़ी समस्याओं का जिक्र था। तो सवाल यह है कि बजट में इन समस्याओं से निपटने का कोई ठोस प्लान क्यों नहीं दिखा? एक और सवाल, एक तरफ हम 15,000 कंटेंट क्रिएशन लैब्स बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे कई स्कूलों में आज भी अच्छे टीचर्स और बेसिक सुविधाओं की कमी है। तो हमारी असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? और शायद सबसे बड़ा सवाल जो हर ईमानदार टैक्सपेयर पूछता है,
देश में टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए, यानी टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं है? आखिर कब तक देश चलाने का सारा बोझ कुछ गिने चुने लोगों के कंधों पर ही रहेगा? देखिए, आखिर में हमें ये याद रखना होगा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये इस बात का ऐलान है कि एक देश के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सवाल ये नहीं है कि बजट अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि क्या ये प्राथमिकताएं हमें उस भविष्य की तरफ ले जा रही हैं जिसका हम सब सपना देखते हैं। इस पर सोचना और सवाल करना हम सबकी जिम्मेदारी है।